So chapter number 20, that is achieving quality production. So बच्चों, क्वालिटी क्या होती है? आप लोग अगर क्वालिटी किसी प्रोडक्ट में देखते हैं तो क्वालिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी बच्चों? व्हाट इज क्वालिटी? Sort of the physical appearance and the feel of the product and the reliability of the product. ओके, फिजिक आप बोलते हो भाई, क्वालिटी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, फिजिक प्रोडक्ट रिलायबल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जी अलिशबा, कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट? Is there something that is long lasting? ओके, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए और वो सेटिस्फाई करना चाहिए आपकी नीड को। बेसिकली द प्रोडक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, दैट द कस्टमर वांटेड। जिस तरीके का उसको प्रोडक्ट चाहिए था उसी तरीके का उसको प्रोडक्ट मिले, सो दैट इज नोन एज क्वालिटी। So quality does not necessarily mean producing an excellent product or service. Quality means to produce a good or service which meets customer expectations. मतलब आप जो भी अपनी जिंदगी में प्रोडक्ट या जिंदगी के आप अपनी डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं है हर प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी का हो, ठीक है, या बड़ा कोई हाई एंड प्रोडक्ट हो, ठीक है। आपका मिनिमम प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हो क्योंकि वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है। जैसे टूथब्रश होता है, अब टूथब्रश में आप कितना ही कोई खास टूथब्रश लाओगे, सोने का तो नहीं लेकर आ सकते ना, दांत ही ब्रश करने उससे, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जो नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई ऐसी एक्सक्लूसिव चीज नहीं होती, लेकिन क्या करते हैं वो आपकी सेटिस्फैक्शन को करते हैं, तभी आप उसको एक क्वालिटी प्रोडक्ट समझते हो। तो जो जो प्रोडक्ट आपकी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर रहा हो, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो क्वालिटी प्रोडक्ट हेल्प्स द बिजनेस टू स्टैब्लिश अ ब्रांड इमेज। अब बिजनेस को क्या पड़ी है कि भाई ऐसा अच्छा या क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाए? बिजनेस इसलिए बनाता है क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, दैट इज कि वो सेटिस्फाई करता है कस्टमर की नीड को, ताकि वो स्टैब्लिश कर सके एक ब्रांड इमेज। जैसे कि आप जितने भी ब्रांड्स देख लें, सही है, सारे ब्रांड्स जितने भी हैं जिनके साथ एक नाम अटैच है, सही है, वो सारे लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं? क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो ऑलवेज ब्रांड्स दे एस्टैब्लिश अ ब्रांड इमेज बाय द हेल्प ऑफ क्वालिटी। वो क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी से जो है वो ब्रांड स्टैब्लिश हो जाता है। फिर ब्रांड लॉयल्टी, बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जब एक ब्रांड क्रिएट करते हो तो ब्रांड क्रिएट करने से और या क्वालिटी देने से ये होता है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो कस्टमर है, वो आपके बिजनेस के साथ लॉयल हो जाता है, ठीक है। और लॉयल होने की वजह से बेसिकली वो क्या होता है कि फिर वो आपसे ही प्रोडक्ट खरीदना शुरू हो जाता है। सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी, सो ऑफ कोर्स द बिजनेस कस्टमर्स विल बी ऑलवेज अवेलेबल एंड विल ऑलवेज बी बाइंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटेन अ गुड रेपुटेशन। अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, सो यू विल बी एबल टू मेंटेन अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट अमंग योर कॉम्पिटिटर्स। Then this will also increase your sales. If you are providing quality products, then your sales will also increase, and this will also attract new customers. So basically these are the benefits of having a good quality product. So a good quality product helps the business to maintain the brand image, build a customer brand loyalty or customer loyalty, maintain good reputation, increase the sales, and attract new customers. अब दो तरीके हैं क्वालिटी अचीव करने के, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस। दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिटी कंट्रोल की, तो क्वालिटी कंट्रोल इज द चेकिंग फॉर क्वालिटी एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट यूजेस क्वालिटी इंस्पेक्टर एज अ वे ऑफ फाइंडिंग एनी फॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल आप एक फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री के अंदर जीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जीन्स मैन्युफैक्चरर बेसिकली क्या करता है कि वो डिफरेंट प्रोसेसेस से जीन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। मतलब प्रोसेस 1 है, फिर प्रोसेस 2 है, फिर प्रोसेस 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 प्रोसेसेस में आपकी जीन्स तैयार होती है। बेसिकली यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल आके वो वॉश होता है, कट होता है, फिर जीन्स स्टिच होती है, और फिर जीन्स पैक होके डिलीवर होती है। अब क्या होता है कि क्वालिटी इंस्पेक्टर्स जो है वो यहाँ पे खड़े हुए होंगे बिफोर द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी इंस्पेक्टर्स जो है वो यहाँ पे खड़े होके जीन्स चेक कर रहे होंगे कि भाई जो जीन्स बनकर आ रही है, वो जीन्स जो है वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। मतलब कि जो स्टैंडर्ड आपकी फर्म ने सेट करा हुआ होगा, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी हुई है या नहीं है। जैसे कि आप लोग देखते हैं बहुत सारे फैक्ट्री आउटलेट होते हैं, तो फैक्ट्री आउटलेट में आपको वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें माइनर डिफेक्ट होता है,
और तभी वो चीपली भी अवेलेबल होते हैं। तो वो माइनर डिफेक्ट पकड़ी कहाँ से जाती है, वो ये क्वालिटी इंस्पेक्टर ही पकड़ रहे होते हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर सिंपली देयर आर क्वालिटी इंस्पेक्टर्स एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड दे are checking the quality of the product so that they are able to identify the quality problem and overcome the quality problem. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टिचिंग में मसला है तो आप स्टिचिंग डिपार्टमेंट के पास जाके उस मसले को हल करने की कोशिश करोगे। रॉ मटेरियल में मसला आ रहा है तो जो रॉ मटेरियल जो के रिसीव कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट पे जाके बोलोगे। अगर वॉशिंग में कोई मसला आ रहा है तो आप रॉ मटेरियल वॉश करने वाले को जाके बोलोगे। तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल से ये आपको फायदा ये होता है कि इट ट्राइज टू एलिमिनेट फॉल्ट्स और एरर्स बिफोर द कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट। तो कस्टमर तक प्रोडक्ट जाने से पहले पहले क्या होता है कि आपका जो एरर है वो खत्म हो जाता है। सेकेंडली, लेस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्कर्स एज इंस्पेक्टर्स आर एम्प्लॉयड टू चेक क्वालिटी। तो ये जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे, यहाँ पे काम कर रहे होंगे, यहाँ पे काम कर रहे होंगे, इनकी जो ट्रेनिंग है वो रिलेटिवली इतनी ज्यादा नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग इन सेंस कि इनको क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाएगा, इनको बस बोला जाएगा कि आप अपना काम करें। और एट द एंड जो है वो क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होंगे जो कि चेक कर रहे होंगे कि क्वालिटी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर क्वालिटी ठीक रहेगी तो मतलब कि एम्प्लॉयज जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे क्वालिटी खराब होती है आपकी तो वहां पे जो है वो आपके एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड है या एम्प्लॉयज सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो उनको फिर मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करना पड़ता है। However, limitation is expensive as inspectors need to be paid. तो ये जो इंस्पेक्टर्स हैं ये बहुत अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको पता होता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट चेक करना है और जो प्रोडक्ट में मसला है वो क्या क्या आ सकते हैं, तो मसले कैसे निकालने कैसे पकड़ने, तो दे आर स्पेशलिस्ट इन दिस वर्क, सो दैट इज व्हाई दे आर पेड हायर। उसके बाद डिफिकल्ट टू ट्रेस द कॉज ऑफ द डिफेक्ट एज द इंस्पेक्शन इज डन एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब मसला कहाँ पे आया है, स्टेज 1 में आया है, स्टेज 2 में आया है, स्टेज 3 में आया है या स्टेज 4 में आया है, ये चीज जो है वो समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक प्रोसेस में पूरा प्रोडक्ट बन रहा होता है पूरा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ गलती हो गई और उसकी वजह से प्रोडक्ट में गलती आई कोई, तो अब यहाँ गलती हुई है तो ये कैसे पता चलेगा इन लोगों को। जाहिर सी बात है पूरा एक प्रोसेस पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मशीन ने रुका है या कहाँ पे मशीन ने कोई एरर दिया था, तो फिर उस चीज को चेक करके फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें अगर कोई भी एरर वगैरह आता है सही है इनकी टेक्नोलॉजी में, तो फिर वो काफी ज्यादा टाइम लगता है टू रिकवर। So difficult to trace the cause of the defect as the inspection is done at the end of the production process. तो आपको मसला ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगता है कि मसला एग्जैक्टली आ कहाँ रहा है। Then we have the quality assurance. Quality assurance क्या होती है? Quality assurance is basically जब आप करते तो वही हो जो आप क्वालिटी कंट्रोल में कर रहे हो, लेकिन आप हर प्रोसेस के बाद करते हो। अब इसी की एग्जांपल लेते हैं कि बेसिकली अब इंस्पेक्टर एट द एंड नहीं है। इंस्पेक्टर क्या है? इंस्पेक्टर हर जगह पे है। हर प्रोसेस के बाद आपका एक इंस्पेक्टर मौजूद है यहाँ पे, जो कि आपकी मेक श्योर कर रहा है कि नेक्स्ट स्टेज से जाने से पहले पहले क्वालिटी चेक हो जाए और क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जाने के लिए यहाँ पे क्वालिटी के बंदे खड़े होंगे जो कि चेक करेंगे कि प्रोडक्ट सही तरीके से बनाया है स्टेज 1 वाले ने या नहीं बनाया। फिर स्टेज 2 से स्टेज 3 पे जाएगा तो स्टेज बीच में क्वालिटी इंस्पेक्टर्स खड़े हुए होंगे जो कि ये देख रहे होंगे कि क्या ये दोनों क्वालिटी ये जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे गुड जा रहा है सही है, तो क्या ये क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर 3 से 4 और 4 से 5 पे इसी तरह चेक होता रहेगा कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, so this is known as quality assurance. So quality assurance is the checking for quality standards throughout the production process by employees. तो बेसिकली आप जब एक काम कर रहे हो तो जैसे कोई अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो वो इस तरीके से काम करेगा कि अगला इसका कस्टमर है, कि अगला जो है वो इसका प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है और जाहिर सी बात है उसको हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, तो उसके लिए वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, आप जो है वो बीच में इंस्पेक्टर्स लगा देते हो, क्वालिटी एश्योरेंस चेकर्स, और ये क्वालिटी एश्योर करते हैं थ्रू आउट द बिजनेस। सो बेनिफिट ये कि इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव क्वालिटी इंस्पेक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो आपके एम्प्लॉयज ही जो है वो चेक कर रहे होते हैं बिफोर सेंडिंग इट टू अदर प्रोसेस। तो यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्टर के खर्चे कम हो जाते हैं, आपके खुद के एम्प्लॉयज ही ये सब चेकिंग कर रहे होते हैं। दूसरी चीज है easier trace back the cause of the problem and fix it to avoid similar problems in the future. It is easier to trace back. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे गलती निकली है तो मतलब कि स्टेज 1 ने गलती करी है, यहाँ पे गलती आ गई तो मतलब स्टेज 2 पे गलती हुई है, यहाँ पे गलती आ गई तो मतलब स्टेज 3 पे गलती आ गई,
या यहाँ इन्होंने गलती पकड़ ली तो मतलब स्टेज 4 से गलती थी। तो बेसिकली हर स्टेज के बाद जो है वो कोई ना कोई क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर खड़ा होता है या क्वालिटी कंट्रोल चेकर खड़ा होता है या खुद एम्प्लॉयज चेक कर रहे होते हैं, तो अश्योर हो जाता है कि बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज द एरर हैज बीन एलिमिनेटेड। फिर लिमिटेशंस क्या है कि रिलाइज ऑन एम्प्लॉयज बीइंग कमिटेड टू मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड सेट। अब अगर आप एम्प्लॉयज रखोगे जो कि अपना काम भी कर रहे होंगे और वो ये मेक श्योर करेंगे कि बिजनेस का स्टैंडर्ड भी सेट हुआ हुआ हो, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज हर चीज नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज सिर्फ आएंगे अपना काम जितना उनको एलोकेट किया गया है उतने ही करेंगे, वो बिजनेस की इंप्रूवमेंट क्यों चाहेंगे। फिर उसके बाद डिमोटिवेटेड वर्कफोर्स विल नॉट बी वेरी गुड एट मेंटेनिंग क्वालिटी। तो बेसिकली आप क्योंकि आप बार बार वर्कर से बोल रहे हो कि भाई चेक करें और वर्कर जो है वो सारी चीजें चेक कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी एरर आएगा या आपके काम में मैं एरर ढूंढता हूँ अगर फॉर एग्जांपल, तो आपके काम में अगर मैं एरर ढूंढना शुरू हो गया तो आप हमेशा नेगेटिव ही रहोगे कि यार सर तो हमेशा गालियां ही देते रहते हैं या नेगेटिविटी देख रहे होते हैं, पॉजिटिविटी नहीं देखते, कभी फेवर नहीं करते, कभी तारीफ नहीं करते। तो ये चीज जो है वो आपके एम्प्लॉयज में आ जाती है। फिर आते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली जब आप क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों का साथ इस्तेमाल करें। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल भी हो रही है और साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस भी हो रही है। सो दिस इज नोन एज अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर होता ये है कि आप हर एक एम्प्लॉय को क्या कर देते हो, रिस्पॉन्सिबल बना देते हो इन कंप्लीटिंग द और यू कैन से इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट या maintain the quality in the business. So total quality management is the continuous improvement of products and processes by focusing on quality at each and every stage of the production. तो यहाँ पे everyone is made a responsible for the quality, even the employees and the quality inspectors and the managers, everyone is made responsible for the quality. It tries to get it right first time and not have any defects or zero faults in the TQM. तो बेसिकली ये जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं अंडर द TQM। तो TQM क्या होता है कि व्हेन यू ट्राई टू प्रोड्यूस एट जीरो डिफेक्ट दैट इज जीरो फॉल्ट्स। तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके, वेस्ट इज रिमूव्ड एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस, quality is built into every part of the production of a product or service and becomes central to the ethos of all employees. तो क्वालिटी बेसिकली टोटल क्वालिटी की मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटी इज बिल्ट इन का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज मेड रिस्पॉन्सिबल ऑफ द क्वालिटी। सो दैट इज व्हाई दे इट बिकम्स द ethos। ethos मतलब के आपका जो है वो एक समझ लो नॉर्म बन जाता है इंडस्ट्री बिजनेस का। ठीक है, फिर लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रेन ऑल एम्प्लॉयज टू चेक द प्रोडक्ट और सर्विस and demotivated workforce will not be very good at maintaining the working quality. So it is expensive for all the employees to check the product or service. तो basically आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी सारे employees की to how to check the quality of the product. तो वो काफी ज्यादा expensive होगा and to maintain the quality as well, so it is quite expensive. However, demotivated workforce अगर होगी आपकी, so they will not be good at maintaining the quality. ठीक है, तो अगर आपकी workforce demotivated होगी तो they will not be able to maintain the quality. तो ये छोटा सा चैप्टर है सर जी। सर अपना क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बेसिकली क्वालिटी मेंटेन करता है। देखो तीन चीजें हैं, मैं बताता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल करता है इंस्पेक्टर्स असाइन, और इंस्पेक्टर्स जो है वो एंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस होता है कि एम्प्लॉयज आर मेड रिस्पॉन्सिबल और बेसिकली हर प्रोसेस से पहले एम्प्लॉयज क्वालिटी चेक करते हैं आफ्टर एवरी प्रोसेस। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज QC प्लस QA, दैट इज एम्प्लॉयज भी चेक कर रहे होते हैं प्लस इंस्पेक्टर्स भी होते हैं एट द एंड टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, तो क्योंकि टोटल मैनेजमेंट इज यू हैव टू गेट इट फर्स्ट टाइम। अब बोलते हो कि पहली बार में ही ऐसा बनाओ कि बेहतरीन लगे। ठीक है, ऑलराइट, नाउ
let's move on to the next chapter, that is location of the business. अब इस chapter के अंदर basically हम लोग ये decide करते हैं कि what are the factors of locating when we decide a location of a business basically. So what are the factors that affect the location? अब location decide करना हमने सर starting में ये पढ़ा था कि जी सर एक क्वेश्चन था कि सर जो कंपनीज होती हैं बेसिकली उनमें दोनों ही डिपार्टमेंट्स होते हैं। सर आपने बताया क्वालिटी कंट्रोल एक एंड है, क्वालिटी इंश्योरेंस एक एंड है, पीटीक्यूएम दूसरा, एक उसका एक पर्सपेक्टिव है। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल हम्म कंपनी में तो मतलब दोनों या तीनों ही जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मतलब जी हाँ, तो वो बेसिकली वो टीक्यूएम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नहीं सर, बेसिकली क्वालिटी जिस कंट्रोल का कंपनी अलग में दोनों। डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी कंट्रोल वाले पे एश्योरेंस को पास करते हैं, फिर वो आगे पास करते हैं। तो ये अलग अलग हाँ, इनके तो वही मैं कह रहा हूँ कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होती है वहां पे, कि बेसिकली दे वांट जीरो डिफेक्ट। तो पहले क्यूए के पास जाता होगा, फिर क्यूसी के पास जाता होगा। अभी फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल में रॉ मटेरियल आता है। अब वो रॉ मटेरियल पहले आपको देखना है कि वो रॉ मटेरियल जो है वो किस तरीके का है। सही है, वो जितना भी जो भी फॉर्मूला आया है आपके पास, वो किस तरीके के आए हैं, वो रॉ मटेरियल सही आया है या नहीं आया है। जैसे जो भी उसमें केमिकल्स वगैरह डलते हैं वो सही तरीके से आए या नहीं आए, उनका क्या मतलब, उसमें केमिकल टेस्टिंग वगैरह जो होती है वो सारी चीजें जो है वो होती हैं। तो पहले वो क्वालिटी कंट्रोल जाता है कि इंस्पेक्टर्स जो है वो पहले रॉ मटेरियल चेक करते हैं। फिर उसके जब जब वो प्रोडक्शन में जाते हैं तो प्रोडक्शन में जो है वो फिर क्वालिटी एश्योरेंस हो रही होती है कि जितने भी एम्प्लॉयज वहां पे खड़े हुए हैं, मशीन जब प्रोडक्शन कर रही हैं या एम्प्लॉयज खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो द एम्प्लॉयज मस्ट मेक श्योर दैट के वो सारी मशीन जो है वो सही तरीके से प्रोडक्शन कर रही हैं, और जो भी वो प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल अपनी एक्यूरेट उसमें बन रहा है। जो भी उसमें मेजरमेंट्स या जो भी उसमें डायमेंशंस लगाई हैं, उसका उसी हिसाब से बन रहा है। सो दैट इज सिंपली क्वालिटी एश्योरेंस, कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने में एक बीच में बंदा हो जो ये मेक श्योर करे कि ये वाला प्रोसेस सही हुआ था, और अब यहाँ जाने से पहले वो चेक कर ले कि यार के प्रोसेस में कुछ खराबी तो नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ खराबी तो नहीं है। अगर है तो फिर दोबारा काम होगा इस पे, और अगर नहीं है तो फिर वो आगे जाने देगा। समझ आती है बात? अब बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस। बेसिकली आपको लोकेशन डिसाइड करने के लिए जो है वो काफी ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। और लोकेशन डिसाइड करने के लिए बेसिकली देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, देयर आर क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड देयर आर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। अब कोई भी एक लोकेशन का क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या होगा, जैसे वहाँ का रेंट उसका क्वांटिटेटिव फैक्टर होगा, ठीक है। और क्वालिटेटिव वहाँ की सेफ्टी। तो बेसिकली कोई भी आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो अपने ऑफिस के लिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या रिटेलिंग बिजनेस है, तो वो लोग जो है वो बेसिकली ये देख के खोलते हैं कि आसपास की लोकेशन क्या है, और मतलब कि वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स देख के अपनी लोकेशन डिसाइड कर रहे होते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑफ लोकेशन दैट अफेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर हो गया, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हो गया, वो क्या चीजें देखता है और क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसकी लोकेशन डिसीजन को। सबसे पहले तो वो क्या प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल वो जॉब प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहा है तो वो स्मॉल स्केल पे होगा, तो वो करीब करीब में कहीं खोलेगा। अगर वो फ्लो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको ज्यादा जगह चाहिए होगी। ज्यादा जगह के लिए उसको फिर हाईवे वगैरह ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जो कि खाली और पब्लिक से दूर हो। तो सबसे पहले तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन मेथड। सेकेंडली द मार्केट, कौन सी मार्केट में वो ऑपरेट करे। इफ इट इज टारगेटिंग अ नीश मार्केट देन ऑफ कोर्स वो फिर स्मॉल स्केल पे रहेगा। लेकिन इफ इट इज टारगेटिंग अ मास मार्केट देन ऑफ कोर्स इट विल हैव टू गो फॉर अ लार्जर पोजिशन। बिकॉज वहां पे वो जो है वो क्या करेगा, वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा आउटपुट बनाएगा। ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, फैक्ट्री स्पेस चाहिए होगा। वुड अगर स्टोर कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको जगह चाहिए होगी स्टोरेज करने के लिए। जैसे टोयोटा की जो फैक्ट्री है, सही है, वो आपको कहाँ पे बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर? जी सर इंडस मोटर्स के नाम से आई थिंक सो बनी हुई। हेलो यस सर। ठीक सर। सर जरा इंटरनेट बंद हो गया था अभी। अच्छा जी। ऑलराइट सो
तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो ये देखता है कि उसका प्रोडक्शन मेथड क्या है। अगर वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि फ्लो प्रोडक्शन, तो सॉरी, जॉब प्रोडक्शन वगैरह, तो जाहिर सी बात है वो फिर एक स्मॉल स्केल पे खोल सकता है। लेकिन अगर कैपिटल ज्यादा है, मशीनें मशीनें वो उसने लगाई हुई हैं, तो जाहिर सी बात है उसको जगह ज्यादा चाहिए होगी फॉर द प्रोडक्शन। फिर अगर मार्केट की बात करें, इफ यू टारगेटिंग अ वेरी प्रिसाइज और स्मॉल मार्केट, सो यू विल बी ऑपरेटिंग एट अ स्मॉल स्केल बिजनेस। और अगर आप बहुत ही कोई बड़ी मार्केट को टारगेट करें, एक मास लेवल पे मार्केट को टारगेट करें, देन यू विल बी वांटिंग मोर स्पेस सो दैट आप आउटपुट ज्यादा बना सको। फिर उसके बाद है रॉ मटेरियल। आप रॉ मटेरियल स्टोर करते हो। अगर रॉ मटेरियल आपको स्टोर करने की जरूरत है, फिर आप जो है वो दूर दराज इलाके पे जाके भी आप अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो। अगर आपको रॉ मटेरियल फॉरेन मंगाना होता है और रॉ मटेरियल फ्रेश होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर दूर दराज नहीं जा सकते आप आउटस्कर्ट्स पे नहीं जा सकते सिटी के। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको सिटी के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो फ्रेश मटेरियल है वो अगर नहीं आया, तो आपका जैसे रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट आप कहीं आउटस्कर्ट पे खोलो जाके, तो वहां पे क्या होता है कि डिलीवरी नहीं हो पाती। डिलीवरी जो है वो काफी टाइम लगती है, तो उसकी वजह से जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनकी फ्रेशनेस खराब हो सकती है। देन वी हैव एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप ऐसी जगह पे लोकेट करते हो जहाँ पे आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही हो। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि आसपास लेबर अवेलेबल हो, आसपास पानी की पानी अवेलेबल हो, आसपास इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही हो। तो मतलब जो लोकेलिटीज हैं उसके अंदर जो है वो उनके बेनिफिट से आपको जो है वो कॉस्ट रिडक्शन मिल रही है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर हो, ताकि आपको कॉस्ट ना आए ज्यादा वेस्ट मैनेज करने की या वेस्ट थ्रो करने की। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अगेन यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस को लेबर के बगैर तो काम नहीं करेगा। तो आपका लेबर जो है वो करीब में होना चाहिए, तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका लेबर करीब में हो, ताकि आने जाना उसको आराम से आसानी लगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। बेसिकली आप उस जगह पे सेटल होना की कोशिश करते हो जहाँ पे गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स दे, गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडीज दे, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए। फिर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसी जगह पे सेटल होने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए। मतलब वो मार्केट पे भी प्रोडक्ट जब अपना पहुंचाए तो वो जल्दी पहुंचा दे, और सप्लायर से भी जब वो प्रोडक्ट मंगाए तो वो भी जल्दी आ जाए उसके पास। एंड एट इज बेसिकली द पावर एंड वाटर सप्लाई। सो पावर एंड वाटर सप्लाई भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कि अगर आपकी पावर और आपकी सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई एम्पल होगी, इनफ होगी, तो बिजनेस अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पाएगा, और बेसिकली उससे जो है वो बिजनेस को कॉस्ट रिडक्शंस मिलेंगी। So these are basically your factors that a manufacturing business looks into before deciding a location of for a factory. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ अ सर्विस सेक्टर बिजनेस। जैसे इम्तियाज हो गया, केयरफॉर हो गया, नाहीद हो गया। ये बेसिकली क्या देखते हैं कि कस्टमर्स हैं उस एरिया में या नहीं है। जाहिर सी बात है जो भी सर्विस सेक्टर बिजनेस है, जैसे हेयर ड्रेसर्स हो गए, स्कूल हो गया, वो उसी जगह पे खुलेगा जहाँ पे उसके कस्टमर्स रहते होंगे। फिर टेक्नोलॉजी। Technology has allowed some services to locate away from their customers. Some services are now conducted by telephone and via the internet, and therefore the business itself does not need to hear the to be near the customer. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऑनलाइन रिटेल स्टोर चला रहे, तो आप दुनिया में कहीं भी हो बैठे हुए, आप आराम से ऑनलाइन टीसीएस के थ्रू सेल कर सकते हैं। सही है। या ऑनलाइन जो है वो आप अगर अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी बैठे में हो, आप किसी भी दुनिया में हो, आपको कोई फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। यू कैन प्रोवाइड द सर्विस ऑनलाइन। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। आप अपना सर्विस बिजनेस उस जगह पे खोलोगे जहाँ पे एम्प्लॉयज अवेलेबल हों आसानी से। जाहिर सी बात है जिस जगह पे एम्प्लॉयज नहीं आ पा रहे हैं या एम्प्लॉयज कम हैं, तो वहाँ पे यूजुअली आपके रिसोर्सेज की शॉर्टेज पड़ जाती है, मतलब लेबर कम पड़ जाता है। अब जब लेबर कम पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस को जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि बिजनेस सही तरीके से चलेगा नहीं। Then it is near to other businesses. Some services serve the needs of large businesses such as firms that service equipment found in large companies. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जनरल टायर्स की बात करूं, तो जनरल टायर्स जो है वो टोयोटा को जो है वो टायर्स प्रोवाइड करता है। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर जनरल टायर्स को अपनी फैक्ट्री खोलनी है, तो वो टोयोटा के आसपास ही खोलेगा। क्यों आसपास खोलेगा? ताकि वो आराम से उसको सप्लाई कर सके। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे सर्विस बिजनेस होते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह देखें आप, तो बैंक्स वगैरह भी ऐसी क्राउडेड मार्केट प्लेस पे खुले हुए होते हैं जहाँ पे और भी दूसरे बिजनेसेस होते हैं। क्यों होते हैं ऐसी क्राउडेड मार्केट प्लेस पे? ताकि उनको कस्टमर्स मिल सकें।
फिर उसके बाद क्लाइमेट विल अफेक्ट सम बिजनेसेस पर्टिकुलरली इफ दे आर लिंक्ड टू टूरिज्म इन सम वे। तो टूरिज्म अगर देखा जाए तो टूरिज्म जैसे पाकिस्तान में अक्सर जो टूरिज्म होता है तो अक्सर वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह की वजह से जो है वो क्लाइमेट खराब होने की वजह से जो है वो कंपनीज आगे नहीं जाती टूर पे। और जाहिर सी बात है जब कंपनीज आगे नहीं जा सकती तो उनके जो पैकेजेस हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, पैकेजेस में कमी आ जाती है, रेवेन्यू में कमी आ जाती है। तो बेसिकली आपका जो क्लाइमेट है सही है, वो भी आपकी जो है वो लोकेशन देखते हुए जो है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि ऐसी जगह पे आप अपना रिजॉर्ट बनाओ। अगर कराची आप नॉर्दर्न एरियाज में अपना रिजॉर्ट बना रहे हो तो ऐसी जगह पे बनाओ जहाँ पे फ्लड आने का चांस ना हो, जहाँ पे क्लाइमेट मुनासिब रहता हो कि लोग आके रह सकें। फिर उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ अ रिटेलिंग बिजनेस। रिटेलिंग बिजनेस मतलब ये जो इम्तियाज वगैरह हैं, अब मेरे घर के बराबर में इम्तियाज है, सबसे पहले तो इशू यही आता है कस्टमर पार्किंग का। कस्टमर पार्किंग यहाँ पे नहीं होती, सही है। खैर इनके बराबर में तो एक एम्प्टी स्पेस है बहुत बड़ा, तो वहां पे ये लोग जो है वो पार्किंग लगा देते हैं। तो ऐसी जगह पे इम्तियाज ऐसी जगह पे खुला है जहाँ पे कस्टमर पार्किंग अवेलेबल है। सो वेयर पार्किंग इज कन्वीनियंट, तो आप गाड़ी खड़ी करके आराम से शॉपिंग करने जा सकते हो। लकी वन मॉल में आप देखें जो मॉल्स वगैरह होते हैं उसमें पूरी बेसमेंट, 3-4 बेसमेंट पार्किंग होती है। क्यों होती है? ताकि लोग आराम से अपनी गाड़ी खड़ी करके जाएं, शॉपिंग करें, चिल होके। फिर शॉपर्स होने चाहिए। मॉल्स वगैरह यूजुअली ऐसी जगहों पे खुलते हैं जो कि सिटी के करीब होता है ताकि वहां पे लोग आ सकें, ठीक है। जैसे दुबई मॉल आप देखें बिल्कुल हब में खुला हुआ है, मतलब इट इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी। तो बेसिकली दुबई मॉल जो है वो वहां पे हर कोई जा सकता है, इजीली एक्सेसिबल है, और शॉपर्स वहां पे, टूरिस्ट भी आते हैं तो सब लोग जो है वो खरीदारी करने जाते हैं। नियर बाय शॉप्स होनी चाहिए। अब नियर बाय शॉप्स मतलब कि आप अगर एक दुकान खोलते हो तो उसके आसपास भी दुकान होनी चाहिए ना, ताकि कस्टमर आए तो वो आपका भी प्रोडक्ट देखे और बाकी दूसरों का भी देखे। फिर रेंट और टैक्सेस। द मोर सेंट्रल द साइड ऑफ द प्रेमिसेस द हायर द रेंट एंड द टैक्सेस। अब जितनी आप एक, हमारे जो टर्मिनोलॉजी होती है बिजनेस में, स्लैंग बिजनेस में, उसको कहते हैं क्रीम जगह। क्रीम जगह होती है बेसिकली टॉप प्रायोरिटी जगह। जैसे अगर आपको कपड़ों की दुकान खोलनी है तो तारिक रोड से बेहतर कोई नहीं है, आपको मोबाइल की दुकान खोलनी है तो सदर मोबाइल मार्केट से बेहतर कोई नहीं है। तो मतलब ऐसी जगहों पे आपका रेंट भी ज्यादा होता है और टैक्सेस भी ज्यादा पे करनी पड़ती हैं। And then legislation. In some countries, there may be laws restricting the trading or food marketing of food in the particular areas. तो जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हलाल फूड या हलाल गोश्त की मार्केटिंग आप यूएस के कुछ एरियाज में नहीं कर सकते, कुछ सिटीज में आप जो है वो ये नहीं कर सकते। इंडिया में आप देखें तो इंडिया में आप सुपरमार्केट्स में गोश्त नहीं बेच सकते कुछ एरियाज में, क्योंकि गांव माता हैं उनकी, तो वो उनको खाना हराम है। तो इसलिए जो है वो आप कुछ एरियाज में जो है वो गोश्त नहीं सेल कर सकते, तो मीट शॉप्स नहीं होती कुछ एरिया में, या मार्केट्स होती हैं वेजिटेबल्स ही मिल रही होती हैं वहां पे। तो बेसिकली लेजिस्लेशन आपको ये कहता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो शॉपिंग करने आया बंदा ऐसा ना हो कि वो लुट के चला जाए, ठीक है। तो आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आपके वहां पे गार्ड वार्ड मौजूद हो जो कि सिक्योर फील करे जब भी कोई बंदा शॉपिंग करने आ रहा हो। So these are the factors that are decided by a retailing business when they decide their location. Then we have factors that a business could consider when deciding which country to locate operations. अब ये है मल्टीनेशनल। अब मल्टीनेशनल जाते हुए आप क्या फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे होते हो? सबसे पहले तो आप कंसिडर कर रहे होते हो न्यू मार्केट ओवरसीज, क्या आपकी मार्केट है ओवरसीज या नहीं है। अगर मार्केट है तभी आप जाते हो, अगर मार्केट नहीं है तो आप नहीं जाते। फिर चीपर रॉ मटेरियल और नॉट, आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो चीपर है, सस्ता है या नहीं। फिर नंबर 3 इज डिफिकल्टीज विद द लेबर फोर्स एंड वेज कॉस्ट। आपकी डिफिकल्टीज विद द लेबर कॉस्ट एंड द वेज कॉस्ट मतलब कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहां पे लेबर कॉस्ट और वेज कॉस्ट जो है लेबर की बेसिकली वो मिनिमम होनी चाहिए, तभी आपको मल्टीनेशनल जाता है उस कंट्री में। अगर वो हाई होगी तो फिर कभी भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स। इफ देयर आर ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ्स or quotas, limit is placed on the quantity of imports of a particular good, then by locating in that country there will be no restriction. For example, Japanese cars में जो है वो बैन लगा हुआ है। सही है, आप जापानीज कार जो है वो पाकिस्तान में नहीं बना सकते। लेकिन जो जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर वो पाकिस्तान सारा सेटअप ले आए और पाकिस्तान में ही बनाना शुरू कर दें तो फिर आपका जो ये ट्रेड टैरिफ और बैरियर है ये हट जाएगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। आप दूसरी कंट्रीज इसलिए जाते हो ताकि आपको वहां पे गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिल सके, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इंसेंटिव्स मिल सके।
देन वी हैव द रोल ऑफ लीगल कंट्रोल्स ऑन लोकेशन डिसीजन। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या इन्फ्लुएंस करती है लोकेशन डिसीजंस के ऊपर। गवर्नमेंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस दिस लोकेशन डिसीजन बिकॉज जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का रिसोर्स होता है लैंड, उनका जो एरिया है पीस ऑफ लैंड है बेसिकली, दैट इज द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी। सो why do government try to influence these location decision? To encourage businesses to set up and expand in areas of high unemployment। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जिन एरियाज में हायर अनएम्प्लॉयमेंट है बिजनेसेस वहां जाके सेटल हो। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। सेकेंडली, टू डिस्करेज फर्म्स फ्रॉम लोकेटिंग इन ओवरक्राउडेड एरियाज। ओवरक्राउडेड एरिया जैसे हम पाकिस्तान में देखें, सदर चले जाएं, तारिक रोड चले जाएं, इतना ओवर क्राउडेड होता है कि गाड़ी निकलने की जगह नहीं है, रश पे फंसे हुए हैं। मतलब आपको 100 बार सोचना पड़ता है जाने से पहले कि यार चले जाएं आज या नहीं चले जाएं, इतना ओवर क्राउडेड होता है। दुकानें भी बनी हुई हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं भरपूर, बाइकें भी खड़ी हुई हैं, रोड ब्लॉक हैं। मतलब दुनिया भर की सारी मुसीबतें जो रोड पे आ सकती हैं, वो सारी मुसीबतें जो है वो सदर में आपको मिलेंगी, या आपको वहां मिलेंगी तारिक रोड पे, बहादराबाद पे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि आपके जो लीगल कंट्रोल्स हैं, आपका गवर्नमेंट इंटरवीन करके अगर मना कर दे भाई कि अब इतनी शॉप्स हो गई हैं, अब इससे ज्यादा शॉप्स नहीं, एक कैटेगरी होती है भाई, ये एरिया है इसमें 10 शॉप्स खुलेंगी बस खत्म। वो 10 शॉप्स अब किसी की भी हो, दूसरी एरिया में 50 शॉप्स खुलेंगी। तो मतलब एक ओवर क्राउडेड ना हो ना, कि हर कोई आके ब्रांड जो है वो सेल कर रहा है, छोटी सी छोटी दुकान, मोटी सी मोटी दुकान में बैठा हुआ है वो, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद है, two types of measures are often used by the government to influence where the firms locate: planning regulations and government grants or subsidies। बेसिकली आप प्लानिंग लोकेशन रेगुलेशन सेट करते हो, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई एक एरिया में 10 दुकानें होंगी। अब अगर 50 एरियाज हैं तो 50 के हिसाब से हर उसमें 10 दुकानें, तो 500 दुकानें हो गई हैं। तो इस तरीके से एक प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई आप जो है वो किस चीज की दुकान खोलोगे, किसको सेल करोगे, ये सारी चीजें। And then government grants and subsidies to businesses to encourage them in undeveloped parts of the country। बेसिकली जो underdeveloped parts हैं वो कंट्री के, अगर उनको प्रमोट करना है आपको, कि आप प्रमोट करो उनको और उस जगहों पे फैक्ट्रीज खोलें जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, या अगर आपको फार्मिंग करनी है तो आप उन जगहों पे खोलो फार्म्स अपने जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने की वजह से जो है वो आपका जीडीपी, जाहिर सी बात है, इंक्रीज होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। So these are the factors that affect the location decision, and government जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है इस डिसीजन में कि बिजनेस जो भी उनके घर पे, सॉरी, बिजनेस जो है वो जो भी उनकी कंट्री के अंदर सेटअप हो रहा हो, सही है, वो ये मेक श्योर करे कि वो उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हो। क्लियर होगी बात यहाँ पे? पावर एंड सप्लाई, ये चीजें देखी जाती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेट करने में। अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोलोगे तो यही सारी चीजें आप देखोगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन customer, the technology, availability of labor, it is near to other businesses, climate, tourism अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। फिर उसके बाद आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ अ रिटेलिंग बिजनेस। अब रिटेलिंग बिजनेस होता है तो उसके अंदर आप ये मेक श्योर करते हो कस्टमर पार्किंग अवेलेबल है, शॉपर्स अवेलेबल है। शॉपर्स मतलब कि कस्टमर्स अवेलेबल हैं, नियर बाय शॉप्स हो ताकि कस्टमर का आना जाना लगा रहे। रेंट और टैक्सेस मिनिमम हो। लेजिस्लेशन जो है वो वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन इतने सख्त ना हो, और सिक्योरिटी अच्छी हो। फिर उसके बाद दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपकी मार्केट होनी चाहिए उस कंट्री में, आपको चीपर रॉ मटेरियल्स मिलने चाहिए, तो ये चीज़ भी अट्रैक्ट करती है आपको। आपके के खर्चे कम है वहाँ पे। ट्रेड बैरियर रिमूव करने के लिए आप दूसरी जगह जा रहे होते हो, आपकी एक प्रोडक्ट की बहुत सारी डिमांड है दूसरे मुल्क में, लेकिन आपका मुल्क जो है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा प्रोडक्ट को, तो आप दूसरे मुल्क में जाके सेल कर सकते हो। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, आप ये भी देखते हो कि अगर आपको मल्टीनेशनल या किसी और कंट्री में जाने तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव्स दे रही है। एंड देन वी हैव द लीगल कंट्रोल्स ऑन द लोकेशन डिसीजन, दैट इज की गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल लगाती है ऑन दीज डिसीजंस ऑफ लीगल लोकेशंस, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी कंट्री भी ग्रो करे। अगर वो अंडर डेवलप्ड है तो वो डेवलप्ड होना चाहते हैं, और अगर वो डेवलप्ड हैं तो वो और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो लोकेशन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, और वो इसलिए करता है टू एनकरेज बिजनेस टू सेट अप एंड एक्सपैंड इन हाई अनएम्प्लॉयड एरियाज, एंड टू डिस्करेज फर्म्स फ्रॉम लोकेटिंग इन ओवरक्राउडेड एरियाज। तो ओवरक्राउडेड एरियाज में फर्म्स लोकेट ना करें, उसको डिस्करेज करने के लिए, और अंडर डेवलप्ड एरियाज में इनकरेज करने के लिए आपका फर्म, आपकी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। फिर टू डिस्करेज फर्म्स
फ्रॉम लोकेटिंग इन ओवरक्राउडेड एरियाज। अच्छा सॉरी, ये पढ़ चुका हूँ। फिर उसके बाद टू टाइप्स ऑफ मेजर्स आर ऑफन यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स टू इन्फ्लुएंस वेयर फर्म्स लोकेट। तो ये जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं इसके दो गवर्नमेंट के इनकरेजिंग फर्म्स टू सेटअप इन अंडर डेवलप्ड एरियाज एंड ओवर क्राउडेड एरियाज ना हो, उसकी वजह से ये प्लानिंग रेगुलेशंस करता है और गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडीज देता है। एम्प्लॉयमेंट एरियाज, वहां पे ये गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से ये होता है कि आपके जितने भी बिजनेसेस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उस जगह पे जाके बिजनेस करने के लिए। सो दिस एंड्स विद चैप्टर नंबर यूनिट 4 एंड यूनिट 4 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद यूनिट 2। यूनिट 2 है हमारा HRM। ठीक है, तो HR हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे।